वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का समृद्धि क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं अजय बागवाल आज फिर से लेकर आया हूं आपके लिए एमसीक्यू के क्वेश्चन। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो कौन सा टॉपिक है हमारा? आज का कंप्यूटर आर्किटेक्चर। 50 क्वेश्चन की सीरीज रखी है हमने। 50 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन आपके लिए किए गए हैं और कोशिश की गई है 50 क्वेश्चन में आपके टॉपिक के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ज्यादा से ज्यादा वो क्वेश्चन बनाए गए हैं आपके, ठीक है। और ज्यादा टाइम हम इसमें टाइम लंबी क्लास हम इसमें नहीं बनाना चाहते हैं, ताकि ये क्लास हमारी 1 घंटे तक के अंदर हमारी क्लास कवर हो सके पूरी, ठीक है। बाद में जब एग्जाम आपके 10 से 5 दिन पहले हम कंप्यूटर की मैराथन क्लासेस लगाएंगे, जिसके अंदर आपकी 3-3, 4-4 घंटे क्लास में आपका पूरा टॉपिक अच्छे से रिवाइज करके उसको क्लियर करवा दिया जाएगा, ठीक है। अभी शुरुआत करते हैं हमारे एमसीक्यू सीरीज के साथ में, ठीक है। और आपको अगर हमारी क्लासेस यूट्यूब पे पसंद आ रही है तो इन क्लासेस को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर किसी भी चीज में किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है, आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस टॉपिक के लिए अगर आप क्लासेस हमारी अलग से प्रोवाइड की तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए उस टॉपिक के ऊपर एक अलग से क्लासेस बना दी जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। शुरुआत करते हैं हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के एमसीक्यू सीरीज के साथ में, ठीक है। यहाँ से है ये आपका शुरू होता है क्वेश्चन। आपको भी कोशिश ये करनी है कि इन क्वेश्चन का आंसर आप साथ के साथ दें या लिखे कहीं पे। आप दिमाग में सोचते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन का आंसर आता है तब आप ये सोचते हैं अरे नहीं, मैं इन दोनों ऑप्शन में से कोई सा एक सोच ही रहा था, ठीक है। इसमें से आपको वो नहीं करनी, आपको लिखना ही है। जो भी आपका आंसर हो, सही हो चाहे वो गलत हो, ठीक है। बाद में आपको मेजर करना है कि 50 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और कितने आपके क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आपका कौन सा है? डिसीजन टेबल में बाएं नीचे का चतुर्थांश कहलाता है। मैंने आपके आज दोनों तरीके से क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट आई है कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखी जाए, ठीक है। तो आपके दोनों प्रकार से आप क्वेश्चन लिए हैं, बस ऑप्शन ऑप्शन जो भी होंगे आपके वो इंग्लिश में है आपके ऑप्शन। पहला क्वेश्चन है आपका, द लेफ्ट बॉटम क्वाड्रेंट इन द डिसीजन टेबल इज कॉल्ड। उसको क्या कहा जाता है? डिसीजन टेबल में बाएं नीचे का चतुर्थांश कहलाता है। क्या कहलाता है? पहली बात तो ये है कि चतुर्थांश होते क्या है, डिसीजन टेबल क्या है, कौन से चतुर्थांश की बात कर रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके सामने। ए ऑप्शन है आपका कंडीशन एंट्री, कंडीशन ट्रू, कंडीशन एंट्री और एक्शन स्टेप। ये ट्रू नहीं है, ये एक्शन स्टेप है। ये इसको क्या बोलेंगे? ये है आपका step। देखिए, जब भी कोई डिसीजन लिए जाते हैं, जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम में हमारे पास क्या होता है, कोई ना कोई एंट्री होती है और उस एंट्री के ऊपर हमारे स्टेप्स होते हैं कि उसके ऊपर हमें डिसीजन लेने होते हैं कि वो डिसीजन सही है या गलत है। तो इसी प्रकार से एक डिसीजन टेबल होती है हमारे पास। उस टेबल को चतुर्थांश के अकॉर्डिंग बांटा जाता है। वो कैसे बांटा जाता है? जैसे मान लीजिए मैं आपको समझाऊं कि वो कैसे रखा जाता है। तो टेबुलर फॉर्मेट में रखा जाता है। मान लीजिए आप, जैसे ये एक डिसीजन टेबल है हमारे पास, ठीक है। इस डिसीजन टेबल में हमारे पास ये 4 चतुर्थांश बांटे हुए रहते हैं, ठीक है। ऐसे और भी रहेंगे, लेकिन इसको समझने के लिए आपको ये 4 ही काफी है कि किस तरह से बांटा जाता है, ठीक है। या जैसे आपके यहाँ पे जो होगा, ये आपका, मैं इसको अभी मिटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ आपकी जैसे कोई सी भी, ये आपकी क्या हो सकती है, ये आपकी किसी प्रकार की कोई कंडीशन हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। और कंडीशन का कोई ना कोई ये क्या हो सकता है, एक्शंस हो सकते हैं। और यहाँ पे आपकी इसी में आपके जो ये होता है टेबल, आपकी इस टेबल डिसीजन टेबल में आपके पास क्या क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ होंगे आपके स्टेप, ठीक है। और यहाँ पे उस स्टेप के साथ में यहाँ पे क्या पास की जाएगी, उसकी एंट्रीज कि वो एक्शन अच्छा है, गलत है, सही है, रॉन्ग है, कैसा है। तो ये आपकी एंट्रीज होती है। अब यहाँ पे जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है हमारे से बाएं नीचे का चतुर्थांश, बाएं की तरफ और नीचे का चतुर्थांश हमारे पास कौन सा होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको आंसर देना है यहाँ पे से। तो इसमें कौन सा होगा इसका आंसर? ये होगा हमारा पास एक स्टेप और ये एक्शन। तो ये वाला हमारे पास कौन सा है? चतुर्थांश है, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा? एक्शन स्टेप। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी। एक्शन स्टेप हमारा कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर, बाएं नीचे का चतुर्थांश, ठीक है। बाएं और नीचे का चतुर्थांश होता है बाएं तरफ में, और जो भी कौन सा है नीचे का चतुर्थांश, ठीक है। इसी प्रकार से आपसे कोई सा भी चतुर्थांश यहाँ से पूछा जा सकता है। ये हो गया हमारा डिसीजन टेबल। यहाँ तक आपको समझ में आया पहला क्वेश्चन? चलिए
जो क्वेश्चन मुझे लगेंगे कि आपको समझाने की जरूरत है, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन समझाऊंगा। जिन क्वेश्चंस पे मुझे लगेगा कि वो आपको आते होंगे वो मैं नहीं समझाऊंगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन आप हमें वापस से समझाइए एक बार, ठीक है। तो नेक्स्ट शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, इन द कॉन्टेक्स्ट of information collection in a ranking scale question the respondent is asked to, मतलब सूचना संग्रहण के संदर्भ में रैंकिंग स्केल प्रश्न में उत्तरदाता से कहा जाता है, ठीक है। ये नॉर्मली आपको क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। एक रैंकिंग स्केल होता है, इसमें क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है, ठीक है। आपको ये पता है कि रैंकिंग स्केल क्या होता है कि जैसे भी आपको मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की बात करेंगे तो आपको एक स्केल दिया जाता है, उस स्केल पे आपके सामने ऐसे ऑप्शंस रखे जाते हैं जैसे 1 2 3 4 5। बहुत सी जगह जहाँ पे आपने इमोजीज वाले भी देखे होंगे, ऐसे इमोजी होता है तो सेटिस्फाइड है या डिससेटिस्फाइड है या आप बहुत ज्यादा खुश है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आपके पूछे जाते हैं, रैंकिंग देते हैं आप, क्या आप सेटिस्फाइड है, अच्छा है, गलत है, क्या है, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, सूचना संग्रहण के संदर्भ में रैंकिंग स्केल प्रश्न में उत्तरदाता से कहा जाता है। जो प्रश्न होता है प्रश्न में उत्तरदाता से क्या कहा जाता है? टू चूज वन ऑफ द गिवन आंसर ऑप्शन। अगला, टू रैंक द इन्वेंटरी इन ऑर्डर ऑफ यूटिलिटी, टू मार्क द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑन ए गिवन स्केल, टू से यस और नो। अब यहां से जो आंसर लग रहा है वो कौन सा है? टू मार्क द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। लेकिन ये जो लेवल है ये सेटिस्फेक्शन का लेवल है कि आप उससे सेटिस्फाइड होते हैं या नहीं। इसी प्रकार अगर इसे हम मेजर करते हैं तो यह हमारा क्या है, गलत चला जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति की एक सेटिस्फेक्शन जो होता है वो अलग अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कभी भी रैंकिंग स्केल के मेजर नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन और है, टू रैंक द इन्वेंटरी इन ऑर्डर ऑफ यूटिलिटी। उसकी यूटिलिटी के अकॉर्डिंग उसको क्या किया जाता है, इन्वेंटरी को, जितने में हमारे पास उत्पाद होते हैं उनको इन्वेंटरी को हम क्या करते हैं, ऑर्डर यूटिलिटी में रैंक करते हैं उनको, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही नजर आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, चेकसम इज यूज्ड फॉर। चेकसम का यूज क्यों किया जाता है और किसके लिए किया जाता है? चेकसम का प्रयोग किया जाता है, बताइए। पहला ऑप्शन है आपका एरर करेक्शन के लिए, बी है आपका टू आइडेंटिफाई द एरर, सी है आपका ए और बी दोनों, डी है आपका नन ऑफ द अबव। आपको आंसर देना है, इसमें से आपका आंसर कौन सा होगा, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका बी, टू आइडेंटिफाई द एरर। चेकसम का यूज क्यों किया जाता है? एरर को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। और चेकसम का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि आपको एक बात पता होगी चेकसम के बारे में। ये चेकसम हमारा कैसा होता है, ये एक हमारा हाई स्पीड मेथड होता है। इसके लिए फॉर एडिंग बाइनरी नंबर्स, बाइनरी नंबर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है, हाई स्पीड मेथड है। इससे इसीलिए इसको चेकसम को एरर को फाइंड आउट करने के लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने, सीएसए से क्या तात्पर्य है, बताइए। सीएसए से क्या तात्पर्य है? सीएसए की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, सीएसए क्या होती है क्या नहीं होती, बताइए। सीएसए से क्या तात्पर्य है? सीएसए के ऑप्शन से आपके पास कंप्यूटर सर्विस आर्किटेक्चर, कंप्यूटर स्पीड एडिशन, कैरी सेव एडिशन, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा है आपका? इसका आंसर आपका कौन सा होने वाला है? कंप्यूटर स्पीड एडिशन, सीएसए की ये तो क्या है, फुल फॉर्म। तो ये तो है आपका राइट आंसर। अब बात क्या है कि सीएसए की फुल फॉर्म होती क्या है और सीएसए का यूज कहाँ पे होता है? सीएसए क्या है हमारा? सीएसए हमारा हाई स्पीड बाइनरी एडिशन है, ठीक है। चलिए आगे।
अगला क्वेश्चन है आपका फिफ्थ, रजिस्टर्स इन पाइपलाइन प्रोसेसर आर नेम्ड। पाइपलाइन प्रोसेसर में रजिस्टर का नामकरण किया जाता है, बताइए। ए ऑप्शन है आपका एज एन अल्टरनेटिव टू रजिस्टरिंग द अलोकेशन एट कंपाइल टाइम, अलोकेशन एट कंपाइल टाइम। बी ऑप्शन है आपका फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ फंक्शन पैरामीटर एंड लोकल वेरिएबल्स, फंक्शन पैरामीटर एंड लोकल वेरिएबल्स। सी ऑप्शन है आपका टू डील विद सर्टेन टाइप ऑफ थ्रेड्स। डी ऑप्शन है आपका एज पार्ट ऑफ लीफ ट्रांजेक्शन। बताइए पाइपलाइन प्रोसेस का यूज रजिस्टर का नामकरण किया जाता है। राइट आंसर कौन सा है आपका इसका? राइट आंसर है आपका टू डील विद सर्टेन टाइप ऑफ थ्रेड्स। जो फिक्स प्रकार के कुछ थ्रेड्स होते हैं उनसे डील करने के लिए हमारे पास क्या यूज किया जाता है? पाइपलाइन प्रोसेसर, ठीक है, रजिस्टर का नामकरण किया जाता है। अब ये क्वेश्चन आपको हो सकता है समझ में भी नहीं आया होगा, मैं इसको समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आपको पता है हमारे पास क्या होता है? रजिस्टर सेट होता है, ठीक है। क्या होता है हमारे पास? रजिस्टर सेट। इस रजिस्टर सेट में हमारे पास विभिन्न प्रकार के अलग अलग रजिस्टर होते हैं, जैसे पीसीआर, ठीक है, आपका आईआर, अक्यूमुलेटर रजिस्टर, ठीक है, और भी बहुत सारे रजिस्टर होते हैं हमारे पास, एमएआर, एमबीआर, ठीक है। ये सारे के सारे रजिस्टर क्या करते हैं? किसी स्पेशल प्रकार के उद्देश्य के लिए यूज में लिए जाते हैं, यानी कि कोई इनपुट होगा, उसका कोई रिजल्ट आने वाला है, उसको होल्ड करता है, ठीक है। तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है? रजिस्टर का नामकरण किया जाता है स्पेसिफिक प्रकार के किसी चीज के लिए, ठीक है। तो ये क्या है? टेकिंग दैट एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल रजिस्टर फ्रॉम फिजिकल रजिस्टर। जितने भी हमारे जो लॉजिकल रजिस्टर्स होते हैं उन लॉजिकल रजिस्टर्स को फिजिकल रजिस्टर का नाम दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। उसी की यहाँ पर बात की जा रही है कि टू डील विद द सर्टेन टाइप ऑफ थ्रेड्स। कुछ फिक्स प्रकार के थ्रेड्स के लिए यहाँ पे रजिस्टर सेट का यूज नामकरण दिया गया है यहाँ पे, जिनको लॉजिकली तौर पर तो हमने ये नाम दिया है, फिजिकली तौर पर हमारा जो रजिस्टर हमें दिखाई तो देते हैं नहीं, लेकिन हम उनको क्या है लॉजिकली तौर पर ये नाम देते हैं, ठीक है। अगले चलिए, अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका? 6 क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड इट्स सब कैटेगरी। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का कंप्यूटर आर्किटेक्चर और इसकी उप श्रेणियां हैं? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है आपका वॉन न्यूमैन एंड माइक्रो आर्किटेक्चर, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, सिस्टम डिजाइन, और डी ऑप्शन आपका ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये आपका कौन सा है? इसका आंसर क्या हो गया आपका? वॉन न्यूमैन वाला जो आर्किटेक्चर है वो, और माइक्रो आर्किटेक्चर, ठीक है। ये इसके उपश्रेणी है कंप्यूटर आर्किटेक्चर की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका सेवन क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर सपोर्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ डाटा टाइप इज फॉर। निम्न में से कौन सा आर्किटेक्चर डेटा टाइप्स के विस्तृत श्रृंखला के लिए है? डेटा टाइप्स के विस्तृत श्रृंखला के लिए है, कौन कौन सा है? IA32 है, ARM है, आशुस फायरब्रिड है, या 68,000 है? कौन सा है? आंसर दीजिए। इसका आंसर कौन सा होगा आपका? यह है आपका IA32, ठीक है। अगला चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ यू वांट टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर पीसी देन यू विल हैव टू अपग्रेड द फॉलोइंग। अगर पीसी की हमें जो परफॉर्मेंस है उसको अगर इंक्रीज करना है तो हमें किस में चेंजेस करना होगा या किसे हमें अपग्रेड करना होगा? बताइए, उसके ऑप्शंस आपके सामने। यदि आप अपने पीसी की कार्यक्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। किसे अपग्रेड करना होगा आपको? सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और नन ऑफ द दीज। हमें किसको अपग्रेड करना होगा? अपग्रेड करना होगा सीपीयू को, ठीक है। तो सीपीयू को अपग्रेड करेंगे आप जैसे अलग अलग, तो फिर आपका
अच्छे से वो उसकी कार्य क्षमता जो होगी उसकी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब इन क्वेश्चन में तो क्या समझाना है, तो नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है, ये तो आप आंसर दे सकते हैं। अगला चलिए 9th क्वेश्चन है, एरर इन कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड द फॉलोइंग। जो कंप्यूटर में एरर होती है उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर में त्रुटि को निम्नलिखित भी कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है? डिबग कहा जाता है, बग कहा जाता है, कासार कहा जाता है, नन ऑफ दीज कहा जाता है। तो जो त्रुटि होती है उसे तो क्या कहा जाता है? उस त्रुटि को कहा जाता है बग। क्या कहते हैं उसको? बग। लेकिन जब वो त्रुटि मिल जाती है और उस त्रुटि को रिमूव किया जाता है, त्रुटि को फाइंड करना और रिमूव करना, उससे क्या कहते हैं हम? डिबग। उसे क्या कहते हैं? डिबग। आंसर कौन सा है हमारा इसका? त्रुटि को निम्नलिखित भी कहा जाता है, त्रुटि को क्या कहते हैं हम? बग। ठीक, अगला। Which of the following is are the main type of computer chips? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर चिप्स का मुख्य प्रकार है? ऑप्शन आपके सामने, प्राइमरी मेमोरी चिप, माइक्रो प्रोसेसर, बोथ ए और बी, और नन ऑफ दीज। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर चिप का मुख्य प्रकार है? तो इसका आंसर कौन सा हो गया आपका? बोथ ए एंड बी। प्राइमरी जो मेमोरी चिप होती है वो भी, और माइक्रो प्रोसेसर, दोनों दोनों क्या है? कंप्यूटर चिप्स के ही प्रकार हैं। एक भी क्या है? कंप्यूटर चिप ही है, और माइक्रो प्रोसेसर भी क्या है? हमारा कंप्यूटर चिप है हमारे पास। ठीक है, अगर मैं आपको दोनों में से जो बात करूं, तो अगर आपको यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक तरह से प्राइमरी मेमोरी चिप का। ठीक है, अगर मैं आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछना चाहूँ कि मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया है, मेमोरी कौन कौन से प्रकार की होती है, कैसी कैसी मेमोरी होती है, तो आपको अच्छे से याद भी होना चाहिए, क्योंकि मेमोरी से क्वेश्चन तो जरूर निकल कर आएगा और वो किसी प्रकार से आ सकता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक मेमोरी का आपको डायग्राम के साथ में आपको मैं पूरी मेमोरी समझा देता हूँ एक बार। ठीक है, क्योंकि हमारे जो क्लासेस हो रही थी उन क्लासेस में मैंने आपको मेमोरी वाला टॉपिक करवाया नहीं है अभी तक। मैं मेमोरी वाला टॉपिक आपको यहाँ क्लियर करा देता हूँ एक बार में। अगर मैं मेमोरी की बात करूं तो हमारे पास जो मेमोरी होती है उसको कितने भागों में बांटा गया? पहले तो दो भागों में, अलग अलग। कैसे कैसे? जो हमारे पास पहली मेमोरी होती है इसको तो क्या कहते हैं हम? ये तो कैसी हमारी इंटरनल मेमोरी। कैसी है हमारी? इंटरनल मेमोरी। और इंटरनल मेमोरी को हम किस नाम से जानते हैं? प्राइमरी मेमोरी। सेकेंड हमारे पास कौन सी मेमोरी है हमारे पास? ये हमारी कैसी है? एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी को हम किस नाम से जानते हैं? बैकअप मेमोरी। और किस नाम से जानते हैं इसको? ऑक्सिलरी। ठीक है, और इसी को हम किस नाम से जानते हैं? सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, ये हमारी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी, अलग अलग। ठीक है, यहां से अगर मैं बात करूं, जो हमारी एक्सटर्नल मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी, और ये जो हमारी इंटरनल मेमोरी है, इस दोनों को कैसे बांटा गया है? हमारी इंटरनल मेमोरी है इसको फिर से दो भागों में बांटा गया है, अलग अलग। ठीक है, एक जो थी हमारे पास वो कौन सी होती है? कोर मेमोरी। यहाँ पे ये कौन सी हमारी? कोर मेमोरी। और सेकेंड मेमोरी कौन सी होती है हमारे पास? सेमीकंडक्टर मेमोरी। ये कौन सी हमारी? सेमीकंडक्टर मेमोरी। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारी कोर मेमोरी है, यहाँ पे कोर मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया है? कोर मेमोरी को हमें
तीन भागों में बांटा है अलग अलग। तीन भाग कौन कौन से हमारे पास? पहला जो हमारे पास पहला कौन सा है? पहला हमारे पास रैम, ठीक है। दूसरा कौन सा है? रोम। थर्ड कौन सा है? वी रैम। यहीं पे हम अगर रैम की बात करें कि रैम को अलग अलग कौन कौन से भागों में बांटा गया है, तो रैम को हमने दो भागों में बांटा हुआ है यहाँ पे अलग अलग। पहला तो कौन सा हमारे पास? एस रैम स्टैटिक, और सेकंड कौन सा हमारे पास? डी रैम यानी डायनेमिक, ठीक है। एस रैम और डी रैम अलग अलग। अगर मैं रोम की बात करता हूँ आपकी, तो रोम को कौन कौन से भागों में बांटा गया है अलग अलग? देखिए, रोम की बात करो तो रोम आपकी कौन कौन सी है? एक तो होती है आपकी मेस्ट, ठीक है। सेकंड सेकंड रोम की अगर मैं बात करूं तो आपकी कौन कौन सी होती है? तीन रोम आपने अच्छे से पढ़ी हुई होगी। एक तो कौन सी आपकी होती है? पी रोम, कौन सी होती है? पी रोम। थर्ड कौन सी होती है आपकी? थर्ड रोम कौन सी होती है आपकी? ईपी रोम। फोर्थ कौन सी रोम होती है आपकी? ये तीनों रोम आपको अच्छे से पढ़ाई हुई है आपकी। थर्ड कौन सी? फोर्थ कौन सी होती है आपकी? डबल ई पी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। डबल ई पी रोम, ठीक है। ई पी रोम ये हो गई आपकी। वी रैम को हमने एक ही जगह रख रखा है, वी रोम के हमारे पास अलग अलग प्रकार नहीं है, ठीक है। इसके बाद में कौन सी आपकी? सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी से भी क्वेश्चन आज से पूछे जाते हैं। सेमीकंडक्टर मेमोरी को हम तीन भागों में रखते हैं अलग अलग, ठीक है। और जो सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है आपकी, सेमीकंडक्टर मेमोरी में हमारे पास जो मेमोरी आती है वो कैसी आती है? हमारे पास कैश मेमोरी, ठीक है। और कैश मेमोरी को हम किस किस भागों में रखते हैं? अलग अलग तीन भागों में रखा जाता है इसको यहाँ पे। एक तो कौन सी होती है हमारे पास? L1, एक होती है हमारे पास L2, और एक कौन सी होती है हमारे पास? L3। स्पीड की बात करी जाए तो स्पीड हमारे पास सबसे अच्छी जो स्पीड होती है वो किसकी होती है? L1 की, ठीक है। यहाँ से आगे चलते हैं। इसके बाद में हमारे पास कौन सी आती है? फिर हमारे पास सेकेंडरी जो ऑक्सिलरी मेमोरी है, एक्सटर्नल मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है इसको, ठीक है। इन मेमोरीज को हमने कितने भागों में रखा है? इसको बांटा हुआ है हमने तीन भागों में अलग अलग। कौन कौन से है? पहली जो हमारे पास है वो कौन सी है? मैग्नेटिक मेमोरी। सेकंड सेकंड कौन सी है हमारे पास? जो फ्लैश मेमोरी है वो फ्लैश मेमोरी। थर्ड कौन सी है हमारे पास? जो भी हमारी ऑप्टिकल डिस्क होती है, ऑप्टिकल मेमोरी, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो मैग्नेटिक जो मेमोरी है इसको अलग अलग भागों में बांटा हुआ है, वो देखिए कैसे कैसे बांट रखे हैं, ठीक है। जो मैग्नेटिक मेमोरी होती है इसको फर्स्ट जो बांटा हुआ है वो बांटा हुआ है सीक्वेंशियल के आधार पर, सीक्वेंस के आधार पर। ये क्या है? सीक्वेंशियल एक्सिस के आधार पर सीक्वेंशियल मेमोरी, ठीक है। और सीक्वेंशियल में हमारे पास कौन सी आती है? सीक्वेंशियल की बात करते हैं तो पुराने, ठीक है, जो हमारे पास जनरेशन सेकंड जनरेशन थी उसकी मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक टेप्स ये कौन सी है? सीक्वेंशियल मेमोरी। इसके बाद में बात करूं मैं आपसे, तो सीक्वेंशियल के बाद में हमारे पास कौन सी आती है? वो आती है हमारे पास जो भी हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरीज होती हैं वो, ठीक है। ये कौन सी होती है? रैंडम। रैंडम एक्सेस मेमोरी में आपके पास कौन सी होती है? वो होती है आपका जैसे जो भी आपकी फ्लॉपी डिस्क हो गई, आपकी आपकी हार्ड डिस्क हो गई, ठीक है। वो सारी सारी कैसी आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो कौन कौन सी हो गई? एक तो फ्लॉपी डिस्क, एक आपकी कौन सी हो गई? हार्ड डिस्क, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास कुछ मेमोरी और होती है इसकी मैग्नेटिक में ही। कौन कौन सी होती है? जैसे आपको पता होगा जो हमारी विंचेस्टर है, विंचेस्टर,
ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ विंचेस्टर के अलावा, तो आपकी कौन सी है, जो भी आपकी मैग्नेटिक कोर मेमोरी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये आपकी नॉर्मल हो गई, इतनी आपकी ये रहती है, ठीक है, ये वाली हो गई आपकी। अब कौन सी हमारी फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी की अगर मैं बात करूँ तो फ्लैश में कौन कौन सी आती है आपके पास। फ्लैश मेमोरी में आपकी आ गई जैसे हमारे पास जो हमारे मेमोरी कार्ड होते हैं, ठीक है, और जो हमारी कौन सी हो गई पेन ड्राइव हो गई। तो दो भागों में पढ़ सकते हैं हम इनको अलग अलग। एक तो कौन सी हो गई आपकी मेमोरी कार्ड, और एक कौन सी हो गई आपकी पेन ड्राइव। अब इनके अंदर इनके कोई प्रकार तो है नहीं, ठीक है। अब चलिए इसके आगे कौन कौन से बची है हमारे पास, आगे ऑप्टिकल मेमोरीज बची है हमारे पास, ठीक है। ऑप्टिकल मेमोरीज की अगर मैं बात करूं, तो ऑप्टिकल मेमोरीज में कौन कौन सी होती है हमारे पास। एक आपके पास आती है, इसको भी अलग अलग तीन भागों में बांटिए। एक तो कौन सी होती है आपके पास सीडी, एक होता है डीवीडी, और एक कौन सी होती है आपके पास बीआरडी, ठीक है। सीडी, डीवीडी और बीआरडी। दिख रहा है, सीडी, डीवीडी और बीआरडी। बीआरडी क्या है आपकी ब्लू रे डिस्क। सीडी में अगर मैं बात करूं तो सीडी में कौन कौन सी प्रकार की सीडी होती है हमारे पास। एक तो होती है जैसे सीडी रोम हो गई, ठीक है, सीडी रोम हो गई, सीडी डब्ल्यू रोम हो गई, सीडी डब्ल्यू रोम हो गई मेरे पास। और कौन कौन सी वो है आपके पास, जैसे डीवीडी की अगर मैं बात करूं तो डीवीडी में कौन कौन सी है आपके पास। और डीवीडी में अगर मैं बात करूं तो डीवीडी में है मेरे पास, डीवीडी में डीवीडी में कुछ भी नहीं है, और डिस्क में भी हमारे पास कुछ नहीं रहेगी, केवल सीडी। सीडी में है बस, सीडी में आपका आर रीड, डब्ल्यू आर रीड राइट, और आपके पास एक और सी रहेगी रीड ओनली, या फिर ये सीडी में एक और लिखे आप, सीडी में कौन सी रह जाएगी आपकी आर डब्ल्यू। आर डब्ल्यू भी आपकी सीडी में होगी, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास ये हो गई। मैग्नेटिक में आपकी सीक्वेंशियल, रैंडम, विंचेस्टर, मैग्नेटिक कोर, और आपकी कौन सी हो सकती है यहाँ पे मैग्नेटिक कोर ड्रम। यहाँ पे और निकाल लीजिए, मैग्नेटिक के साथ में आपको कौन सी हो सकती है मैग्नेटिक बबल। मैग्नेटिक बबल, मैग्नेटिक बबल मेमोरी, ठीक है। मैग्नेटिक कोर या मैग्नेटिक यहाँ पे ड्रम, ठीक है। ये आपकी सारी सारी कौन सी क्या होती है आपकी मेमोरीज होती हैं, ठीक है। इन मेमोरीज के डायग्राम से एप्लीकेशन पूछा जा सकता है, ठीक है। अलग अलग जैसे पेन मेमोरी कार्ड है आपकी किस प्रकार की मेमोरी है, ये फ्लैश मेमोरी है। सीडी आर रोम कौन सी प्रकार की मेमोरी है, ऑप्टिकल मेमोरी है, कौन से में आती है, सेकंड प्राइमरी है या सेकेंडरी है, कैसे है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका, जरूर मिलेगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम इस डायग्राम के माध्यम से आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन हो गया था हमारा यहाँ पे। 9th क्वेश्चन के बाद में ये आगे अगला कौन सा, यहाँ पे हमारा 9th क्वेश्चन में आपका आंसर लगा लिया आपने, बोथ ए और बी दोनों लगा लिए। अगला चलिए 9th के बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हुआ है, ठीक। एलयू इज पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। एलयू निम्नलिखित का पार्ट है, किसका पार्ट है एलयू। सीपीयू का है, सीयू का है, मेमोरी, और नन ऑफ द दीज, नन ऑफ दीज। बताइए इसमें से एलयू किसका पार्ट है। ये तो आपको अच्छे से पता होगा, तो इतनी बार आपने कंप्यूटर को पढ़ लिया। एलयू आपको पता है सीपीयू का पार्ट है। सीपीयू में भी सीपीयू के कौन कौन से पार्ट होते हैं, एलयू भी होता है, ठीक है, सीयू भी होता है। एलयू हो गया, सी हो गया, और आपका क्या हो गया इसके अंदर। और पार्टीशन में अगर मैं बात करूँ तो बताइए, ठीक है। अगर मैं आपको इसकी अगर मैं क्लॉक साइकिल की बात करूँ तो क्लॉक भी इसी का पार्ट होती है, ठीक है। और जितने भी हमारे रजिस्टर की सेट होते हैं, रजिस्टर सेट, ठीक है, वो भी हमारे इसी के पार्ट है, रजिस्टर सेट, ठीक है। ये सारे किसके पार्ट है हमारे, सीपीयू के पार्ट है सारे के सारे, ठीक है। चलिए इसका आगे
अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक ऑपरेशंस इज डन बाय कंप्यूटर? ठीक है, कौन से किया जाते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, अक्यूमुलेशन एंड रिकवरी ऑपरेशन, ऑल ऑफ दिस, या ये सभी? ठीक, बताइए इसमें से आपका आंसर कौन सा आने वाला है? ये है आपका आंसर, इसमें कौन सा होगा? डी, ऑल ऑफ दिस। अरिथमेटिकल एएलयू करती है हमारे सारे सारे, और लॉजिकल भी जितने भी हमारे ऑपरेशन होते हैं अरिथमेटिकल और लॉजिकल फॉर्म में क्या होती है? अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, तो ये ऑपरेशन भी हमारे ये करते हैं, और अक्यूमुलेटर एंड रिकवरी के सारे सारे ऑपरेशन भी कौन करता है? हमारा सीपीयू। ठीक है, चलिए इसका आगे आगे। अगला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर द प्रोग्राम्स एंड डाटा करंटली एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू? वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा में से कौन स्टोर करता है? प्राइमरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, टेरिटरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। देखिए मेमोरी का क्वेश्चन आ गया आपके पास। अगला एक और बताइए, तो कौन सी मेमोरी होती है जो स्टोर करती है? सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा, इनमें से कौन स्टोर करता है? कौन करता है? जो भी हमारी रैम लगी हुई रहती है, हमारी रैम प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, वो स्टोर करती है सारे सारे। ठीक है, अगला चलिए। अगला क्वेश्चन आपका, देयर इज अ प्रोग्राम दैट इज रनिंग। तो प्रोग्राम है जो रनिंग में है, एक प्रोग्राम है जो रन हो रहा है। ठीक है, तो वो कौन सी स्टेट में है? आपका वो प्रोग्राम बताना आपको कौन सी स्टेट में है। नॉलेज, डाटा, प्रोसेस, इंफॉर्मेशन, क्या होगा इसका आंसर? कौन सी स्टेट में है वो? प्रोसेस स्टेट में। आपको स्टेट्स पता होंगे सारी सारी, कौन कौन सी स्टेट होती है। ठीक है, नॉर्मली जो हमारे पास जो भी कोई प्रोग्राम होता है, जब उस प्रोग्राम को प्रोसेस में लाया जाता है तो वो कौन कौन सी स्टेट्स होते हैं हमारे पास? पहली जो स्टेट होती है वो कौन सी होती है? न्यू। उसके बाद में कौन सी स्टेट होती है हमारे पास? रेडी, फिर वेटिंग, फिर कौन सी होती है हमारे पास? एग्जीक्यूशन, यानी एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, इसके बाद में क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा, तो टर्मिनेटेड। फिर क्या होगा? ब्लॉक्ड। फिर क्या होगा? सस्पेंडेड। ये हमारे पास क्या होती है? स्टेट होती है जो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलती है। ठीक है, इसका में अगली। ठीक है, तो अभी जो एक प्रोग्राम है जो रन हो रहा है, तो वो रन होते ही कौन सी स्टेट में होता है? प्रोसेस स्टेट में। ठीक है, करिए अगर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट्स द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू? सीपीयू है ये। ठीक है, सही, सीपीयू। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीपीयू के प्रमुख घटकों को दर्शाता है? कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए। हार्ड डिस्क, एलयू, रजिस्टर सेट, सीयू, रोम, रजिस्टर सेट, एलयू, सीयू, रैम। अभी अभी जैसे मैंने आपको पीछे बताया, एलयू, सीयू और रजिस्टर सेट और आपकी क्लॉक स्पीड। ठीक है, अगर क्लॉक के लिए भी डाला जाता है तो ये भी इसी का पार्ट होता है। ठीक है, चारों अगर दे दिए जाते हैं, ये तीन तो होते हैं, क्लॉक भी होती है साथ में। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? राइट आंसर। मैं इसमें इससे ज्यादा अंदर आपको डीपली समझाऊंगा नहीं तो क्लास आपकी ज्यादा लंबी हो जाएगी। आप क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज एम फ्लॉप? एम फ्लॉप क्या होता है? इट इज यूज्ड टू मेजर द स्टेटस ऑफ स्पीड। इट इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ सीपीयू। इट इज अ मेमोरी यूनिट। इट इज यूज्ड टू मेजर मेमोरी एक्सेस टाइम। बताइए किसके यूज में होता है? आंसर क्या होगा इसका? इट इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ सीपीयू। सीपीयू की स्पीड को मेजर करने के लिए। ठीक है, मेगा फ्लोटिंग पॉइंट्स पर सेकेंड। अगला 15 क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकंसिस्टेंट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। कौन कौन से हैं? गीगाहर्ट्ज, एम फ्लॉप, एमआईपीएस, गीगाबाइट्स। बताइए, बताइए इसका आंसर क्या होगा?
ऑप्शन कौन कौन से हैं आपके पास? गीगाहर्ट्ज, एमफ्लॉप्स और एमआईपीएस और गीगाबाइट। आपको पता है ये सारे के सारे क्या हैं आपके, ये सभी क्या है आपके, ये सारे के सारे क्या है आपके क्लॉक फ्रीक्वेंसीज जो मेजर करती है किसी न किसी स्पीड को। ये क्या है? ये क्लॉक फ्रीक्वेंसी। जबकि गीगाबाइट हम किसको बोलते हैं? जीबी को बोलते हैं हम गीगाबाइट। ये तो क्या होती है? वो रेंज होती है ना मापने की, ठीक है। जैसे आपको पता होगा सबसे पहले आपका में नापते हैं, सबसे पहले आपका क्या होता है? केबी, ठीक है। फिर आपका में नापते हैं बाइट्स में, पहले बाइट्स में फिर किलोबाइट्स में। सबसे छोटी लिखिए, सबसे छोटी होती है बिट, बिट के बाद में आपको कौन सी होती है? बाइट, बाइट के बाद में कौन सी होती है आपकी? किलोबाइट, किलोबाइट के बाद में आपकी मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद में आती है आपकी गीगाबाइट, फिर आपकी आती है टेराबाइट, फिर पेंटा, योटा, जोटा जो भी है, ठीक है। फिर वो बाद में है, उनसे हमें इतना कोई खास हमें पास क्वेश्चन आते नहीं, तो फालतू को रटने से इतना कोई खास मतलब है नहीं, ठीक है। तो ये आपका क्या है? ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट आंसर हो गया। ये आपको सब पता है गीगाहर्ट्ज होती है, ठीक है। स्पीड को नापने में काम में आ जाता है। ये आपकी क्या हो जाती है? मेगा फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकंड होती है आपकी, ठीक है। स्पीड को नापने के काम में आती है। ये क्या है? ये भी क्या है? सीपीयू की प्रोसेस को नापने के काम में मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, एमआईपीएस, ठीक है। इनकी वजह आपको फुल फॉर्म लिखने की जरूरत है नहीं, आपको आती होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्या है? द ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच डायरेक्ट्स द कंप्यूटर इज कॉल्ड। इंस्ट्रक्शन का समूह जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है कहलाता है, वो क्या कहलाता है? बताइए। ऑप्शन क्या क्या आपके? हार्डवेयर, लॉजिक यूनिट, प्रोग्राम और सीपीयू। आपका क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आपका प्रोग्राम। क्या होने वाला है? वो इंस्ट्रक्शन का समूह। जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इंस्ट्रक्शन का समूह क्या कहलाता है? हमारा प्रोग्राम, जो कंप्यूटर को क्या कर देता है? निर्देशित करता है, ठीक। अगला चलिए 17 क्वेश्चन है आपका। Which of the following is the most essential component for the functioning of a computer system? निम्न में से क्या कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने के लिए सर्वाधिक जरूरी है, अवयव है? कौन कौन सा है? इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज सिस्टम और मॉनिटर। बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर है हमारा इनपुट यूनिट। जितने भी इनपुट यूनिट देंगे आप, बहुत सारे सारे क्या है उसके लिए सर्वाधिक जरूरी अवयव है, ठीक है। अगर इनपुट यूनिट से नहीं होगी हमारे पास, तो किस चीज का प्रोसेस किया जाएगा, क्या हमारे पास आउटपुट आने वाला है, ठीक है। तो इनपुट यूनिट हमारे लिए सबसे जरूरी है। अगला चलिए 18 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिप्रेजेंट द कंपोनेंट ऑफ एनी कंप्यूटर विच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क। निम्नलिखित में से कौन सा पद किसी भी कंप्यूटर के कंपोनेंट को दर्शाता है जिसकी किसी विशेष कार्य को संपन्न करने में आवश्यकता होती है? क्या क्या है? बूटस्ट्रैप, कर्नेल, रिसोर्सेज, सोर्स कोड और नन ऑफ द अबव, ठीक है। क्या होने वाला है हमारा इसका आंसर? क्या है आपके? रिसोर्सेज, ठीक है। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को दर्शाता है जिसकी किसी विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए हमारे पास आवश्यकता होती है, किसी विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए हमें आवश्यकता होती है, वो क्या है हमारे पास? रिसोर्सेज हमारे, ठीक है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है आपका। अच्छा अलग हो गया। Which of the following components is used to convert data into information? हाँ, निम्नलिखित में से किस कंपोनेंट का प्रयोग डाटा को सूचना में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? हार्ड डिस्क, रोम, रैम, सीपीयू और नन ऑफ द अबव। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? जो भी हमारे पास डाटा होता है तो किस कौन करता है उसको? सारे जो हमारे सूचना होती है उसको परिवर्तित हमारा सीपीयू, ठीक है। चलिए इसका अगला 20। What is the processor in the field of computers? ठीक है,
under which an executable program can be created in the computing environment by adapting software which is completely different from the original design. Is completely different from the original design. ठीक है। कंप्यूटर के क्षेत्र में वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सॉफ्टवेयर एडेप्टिंग द्वारा एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम को कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में क्रिएट किया जा सके जो अपने मूल डिजाइन से बिल्कुल भिन्न हो। बताइए क्या होगा इसका आंसर? आपके सामने ऑप्शंस हैं, नेटवर्किंग है, पोर्टिंग, रीडिंग, क्लीनअप और नन ऑफ द अबव। कुछ ऑप्शन तो आप कैसे कैसे हट जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। रीडिंग हट गया, क्लीनअप हट गया, नन ऑफ द अबव हट गया, नॉन आंसर है आपको क्या है? पोर्टिंग। ठीक है, चलिए पोर्टिंग, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन आपका, वन रीजन फॉर द हैम्परिंग द इंटीग्रिटी ऑफ डाटा इज, डाटा की इंटीग्रिटी यानी उसकी अखंडता में बाधा आने का एक कारण है, इंटीग्रिटी में, डाटा की इंटीग्रिटी में बाधा आने का एक कारण क्या है? कंट्रोल ओवर डाटा अवेलेबिलिटी, इनकंसिस्टेंसी ऑफ डाटा, प्रोटेक्टिव कंट्रोल ऑफ डाटा, अनऑथोराइज्ड एंट्री ऑफ डाटा, रिडंडेंसी ऑफ डाटा। क्या होगा हमारा इसका आंसर? इसका आंसर क्या है आपका? सी, प्रोटेक्टिव कंट्रोल ऑफ डाटा। ठीक है, अगर डाटा के ऊपर कंट्रोल ना हो हमारा, ठीक है, और वो प्रोटेक्शन में ना हो तो डाटा की जो इंटीग्रिटी है उसके ऊपर अखंडता पर हमारे पास क्या होती है? बाधा आती है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने 22वां, डाटा इन कंप्यूटर मीन्स, कंप्यूटर में डाटा से आपका क्या भाई अभिप्राय है? नंबर है, अक्यूमुलेशन है, सिंबल है, या सिंबल एंड न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अब क्या हो गया आपका? जो भी हमारे कंप्यूटर में डाटा है उस डाटा को हम किस नाम से जानते हैं? डाटा हमारे पास क्या हो सकता है? या तो सिंबल्स की फॉर्मेट में हो सकता है या फिर हमारे पास कोई भी न्यूमेरिकल हमारी इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो राइट आंसर क्या है आपका? डी, सिंबल्स एंड न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 23वां क्वेश्चन बताओ, इन व्हाट फॉर्म इज इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर? कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर की जाती है? सभी को पता है, एनालॉग है नहीं, मॉडर्न है नहीं, वॉट डाटा है नहीं, बैकअप डाटा है नहीं, तो क्या है हमारा? डिजिटल डाटा। डिजिटल डाटा के रूप में हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है? स्टोर होती है कंप्यूटर में। चलिए अगला क्वेश्चन 24, स्टेट्स द रो फैक्ट्स व्हाइल बिकम्स फ्रॉम मीनिंगफुल डाटा। हाँ, ये तो आपको अच्छे से पता होगा। क्या? जो हमारे पास कच्चे तथ्य यानी कि रो फैक्ट्स बताता है वो तो क्या है, जबकि जो अर्थपूर्ण हो बन जाता है हमारे पास, फिर वो चीज क्या है? ये दोनों आपको फिल करने हैं यहीं से। ठीक है, इंफॉर्मेशन और रिपोर्टिंग, डाटा इंफॉर्मेशन बिट्स, रिकॉर्ड्स बिट्स बाइट। तो जो हमारा डाटा होता है वो, और एक अर्थपूर्ण जो होता है डाटा, वो क्या होती है? हमारी इंफॉर्मेशन। तो डाटा कच्चे तथ्य या रो फैक्ट्स बताता है। जब भी डाटा का नाम लिया जाएगा तो डाटा कैसा हो सकता है? हमारा रो फैक्ट्स होता है, कच्चा मटेरियल होता है एक तरह से। कच्चा डाटा हमारा तो किसी अर्थपूर्ण चीज को बताता नहीं है, जबकि जब प्रोसेस होने के बाद में वो एक इंफॉर्मेशन बदल जाती है जो अर्थपूर्ण होती है, वो हमारा क्या होती है? अर्थपूर्ण बन जाता है डाटा। ठीक है, तो डाटा और इंफॉर्मेशन इसका राइट आंसर। अगला, There are two principal architectures for microprocessor। ठीक है, कौन कौन से? AMD, HP, CISC, RISC, DEC, IBM, MMX और CMOS। बताइए क्या होगा आपका इसका आंसर? राइट आंसर कौन सा आपका इसका? राइट आंसर आपका DEC और IBM। दो प्रकार के हमारे दो प्रिंसिपल आर्किटेक्चर में बैठा हुआ है, DEC और IBM। DEC तो आपका, पहले तो आप ये बताइए कि आपका अगर माइक्रो प्रोसेसर की ही बात लिखे तो माइक्रो प्रोसेसर के जनक कौन है? वैसे तो आया नहीं, क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी
आ ही जाए, क्या भरोसा। तो माइक्रो प्रोसेसर का आपके कौन है, ट्रेडहॉफ। ठीक है, अब माइक्रो प्रोसेसर को मैं दो भागों में बताऊं तो डीईसी का, आपकी डीईसी मतलब क्या होता है, डीईसी ये तो क्या होता है आपका डाटा एक्सचेंज, डाटा एक्सचेंज आर्किटेक्चर आपका। ठीक है, इसी के अलावा आपका आईबीएम होता है, आईबीएम का तो आपको अच्छे से पता है सभी लोगों को, इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन, प्रोग्राम काउंटर क्या है, प्रोग्राम काउंटर एक पहले तो ये बताइए, कहीं को तो पता भी नहीं है तो प्रोग्राम काउंटर है क्या अभी तक, क्या है, एक तो आपके क्या है हमारे पास पीसी, क्या है हमारे पास प्रोग्राम काउंटर, एक थोड़ा सा क्या है रजिस्टर, क्या है रजिस्टर। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर क्या है, डिसाइडिंग विच प्रोग्राम विल रन, डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोग्राम चलेगा, काउंटिंग हाउ मेनी इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड, कितने प्रकार के इंस्ट्रक्शन चलेंगे उनको काउंट करता है, काउंट कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन व्हिच इज अबाउट टू बी एग्जीक्यूटेड, डी आपका ऑप्शन है वेयर विल द अरिथमेटिक बी कंप्लीटेड इन द कंप्यूटर। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या है, कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन व्हिच इज अबाउट टू बी एग्जीक्यूटेड, पीसीआर का क्या करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारा 27, द वर्ड पेंटियम इज रिलेटेड टू, शब्द पेंटियम से संबंधित है, किससे संबंधित है शब्द पेंटियम, हमारा डीवीडी, माइक्रो प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट, बताइए आप क्या ऑप्शन है, राइट आंसर क्या है इसका, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित है, किसके आते हैं, पेंटियम इंटेल कॉर्पोरेशन के। ठीक है, जितने भी आपके जैसे i3 हो गया, i5 हो गया, ये सारे क्या है, आईसी का मतलब है आपका इंटेल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 28 क्वेश्चन आपका, वेयर इज इंफॉर्मेशन स्टोर, इंफॉर्मेशन को कहाँ स्टोर किया जाता है, ए ऑप्शन आपके पास मेमोरी डाटा रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी अरिथमेटिक रजिस्टर, मेमोरी एक्सेस रजिस्टर। तो ये सारे क्या है, रजिस्टर्स हमारे, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, मेमोरी डाटा रजिस्टर, आपको पता है एमडीआर और आपका कौन सा होता है, एक एमबीआर। ठीक है, एमबीआर ये आपका कौन सा होता है, बफर रजिस्टर। ठीक है, अलग अलग रजिस्टर होते हैं जिनके सबके अलग अलग कार्य होता है, कौन सा रजिस्टर किस प्रकार के इंस्ट्रक्शन होल्ड करता है, कोई डाटा होल्ड करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक चिप्स, चिप्स को बनाने में किसका यूज किया जाता है, चिप्स को बनाने के लिए निम्न में से क्या काम में लिया जाता है, कंट्रोल बस, सेमीकंडक्टर, कंट्रोल यूनिट और पैरेलल यूनिट। ऑप्शन आपके सामने है, क्या होगा इसका आंसर, राइट आंसर, राइट आंसर क्या है इसका, सेमीकंडक्टर। ठीक है, चिप्स बनाने के लिए किसका यूज में लिया जाता है, सेमीकंडक्टर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड इन विच कंप्यूटर डाटा इज कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन, जो कंप्यूटर डाटा होता है वो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलने के लिए किस मेथड का यूज किया जाता है, उस तरीके का नाम क्या है जिसमें कंप्यूटर डाटा को सूचना में बदला जाता है। कंप्यूटर में जो डाटा हमारा वो डाटा किस रूप में होता है, रो के रूप में होता है, कच्चा रो मटेरियल होता है आपका। ठीक है, ठीक है, तो उसको जब प्रोसेस में लाया जाता है तो प्रोसेस में लाने के बाद में वो क्या हो जाता है कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में क्या हो जाता है, बदल जाता है इंफॉर्मेशन में, तो वो क्या होता है हमारा प्रोसेसिंग। तो ये इसका राइट आंसर क्या है, प्रोसेसिंग। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज कॉल्ड डाटा ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन, दिए गए निर्देशों के अनुसार डाटा संचालन क्या कहलाता है, डाटा संचालन क्या कहलाता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ट्रांसलेशन और ट्रांसफर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, क्या है इसका राइट आंसर, वही प्रोसेस, राइट आंसर क्या है हमारा, बी प्रोसेस। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 32,
pathways that support communication with various electronic components on the system board are called, क्या कहलाते हैं? पाथवेज जो सिस्टम बोर्ड पर कम्युनिकेशन के साथ विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को सपोर्ट करते हैं वे क्या कहलाते हैं? ठीक है, बस लाइन, नेटवर्क लाइंस, लॉजिकल पाथवेज, गेटवेज और पोर्ट्स क्या कहलाते हैं? वो थी हमारे बस लाइंस। सिस्टम बोर्ड पर कम्युनिकेशन के लिए जितने भी विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो सपोर्ट करते हैं अलग अलग, वो क्या कहलाते हैं? आपके बस लाइंस। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्या है हमारे पास? 33 which of the following statements is true regarding dual core? ड्यूल कोर के संदर्भ में पूछा गया है। जो ड्यूल कोर टेक्नोलॉजी है, जितने भी मैंने आपको प्रोसेसर पढ़ाए थे, सारे प्रोसेसर में जैसे कि आपके कोर ड्यूल होता है, ड्यूल कोर है, ऑक्टा कोर है, i3 है, ये सारे तरह के आपके प्रोसेसर है। इनके संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? ए ऑप्शन आपका, दिस टेक्निक इज आल्सो कॉल्ड थर्ड लेवल पैरेललिज्म यानी टीएलपी। दिस टेक्नोलॉजी वाज स्टार्टेड बाय इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा शुरू की गई। बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी द प्रोसेसिंग टाइम ऑफ द कंप्यूटर इज रिड्यूस्ड। जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो रिड्यूस हो जाता है एंड इट्स स्पीड की बात की जाए तो स्पीड क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और ऑल ऑफ द अबव, तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑल ऑफ द अबव। जो हमारा ड्यूल कोर है वो इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा है, थर्ड लेवल पैरेललिज्म टेक्निक को सपोर्ट करता है। और जो अगर इसकी प्रोसेसिंग की स्पीड की बात की जाए तो प्रोसेसिंग की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और साथ में जो इसकी स्पीड होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया आपका? बी। अगला क्वेश्चन चलिए 34 क्वेश्चन है आपका। मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज्ड पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप डू नॉट हैव नेम। उनका नाम नहीं होता। आमतौर पर प्रयुक्त अधिकांश व्यक्तिगत कंप्यूटर लैपटॉप में नामक की नहीं होती। कौन सी की नहीं होती? शिफ्ट की, अल्ट की, डिलीट, टर्न ओवर। आपको अच्छे से पता है ये सारी की होती है, और ये टर्न ओवर नाम से कोई सी की हमारे पास नहीं होती। तो राइट आंसर कौन सा है हमारा? ए। ठीक है, अगला चलिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। Once you have the appropriate program and necessary data available, if this done, the computer does not require human interface. Human interface की requirement यहाँ पे नहीं होती है। This symptom is called, ये symptom क्या कहलाता है? जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम और जरूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं और पीसी को, तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। यह लक्षण क्या कहलाता है हमारा? एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, वर्सेटाइल और ऑटोमेटिक। आपको पता है जब पीसी को हम इनपुट दे देते हैं, प्रोसेस में ला दिया जाता है, तो उसके बाद में इंसानी किसी भी हस्तक्षेप की जरूरत होती नहीं है। जो हमारा पीसी होता है वो ऑटोमेटिक ही कार्य क्या करता है? कार्य शुरू कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? डी, ऑटोमेटिक। अगला चलिए, अगला कौन सा हमारा? 36 टू स्टोर यूजर्स डाटा और प्रोग्राम इज यूज्ड डायरेक्टली। यूजर के डाटा या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? रिसाइकल बिन, नॉन ऑफ दीज फोल्डर और फाइल। रिसाइकल बिन तो जितनी भी फाइल है हम डिलीट कर देते हैं, वो सारी फाइलें कहाँ चली जाती हैं? डिलीट में चली जाती है। अगर किसी फाइल को आपको परमानेंटली डिलीट करना हो, ठीक है, तो आप कौन सी की यूज करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट डिलीट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट, इसका आप प्रयोग करते हैं तो वो फाइल कभी परमानेंट डिलीट हो जाएगी और वो फाइल का रिसाइकल बिन में नहीं जाती है। ठीक है, फोल्डर किस कार्य में यूज होता है? जितनी भी आपकी फाइल्स होती हैं, जहाँ पे आपका डाटा होता है, वो सारा डाटा आप कहाँ डालते हैं? फोल्डर में डालते हैं। और जो प्रोग्राम या डाटा का जो स्टोर करने के लिए जो हमें जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है? हमें फाइल की। तो आपका राइट आंसर क्या है यहाँ? डी, फाइल। अगला क्वेश्चन है आपका 37 विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की विशेषताएं। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की अभिलाक्षणिकताएं हैं? ऑल ऑफ द अबव, हार्डवेयर, वर्सेटाइल और एक्यूरेसी। हार्डवेयर करता है क्या? कोई मेहनती कार्य करता है पीसी? नहीं, वो एक चीज करता है। वर्सेटाइल है क्या? उम्र भर रहेगा। ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता। एक्यूरेसी क्या है? इसका अभिलाक्षणिकता है, उसका विशेषता है।
चलिए अगला बताइए 38 which component of a computer connects the processor to other hardware, प्रोसेसर को अदर हार्ड से जोड़ता है। क्या जोड़ता है? कंप्यूटर का कौन सा घटक प्रोसेसर को दूसरे हार्डवेयर से जोड़ता है? सीपीयू, पंच कार्ड, मदरबोर्ड, चिप। बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर क्या है आपका? जो भी प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर को दूसरे हार्डवेयर से जोड़ने का कार्य क्या करता है? हमारा मदरबोर्ड। ये आपका क्या होता है? मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड पे क्या होता है? हमारा सीपीयू सॉकेट, और इस सीपीयू सॉकेट पे हमारा क्या लगा होता है? सीपीयू। तो जितने भी अदर हार्डवेयर होते हैं वो सारे किससे कनेक्ट होते हैं? हमारे सीपीयू से, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है? मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड पे हमारे पास यहाँ साइड में जैसे जो भी हमारे पास बाहर से एक्सटर्नली डिवाइस हम जोड़ते हैं उसके लिए जैसे क्या हो गया? यूएसबी हो गया, यूएसबी हो गया, एचडीएमआई पोर्ट हो गया हमारे पास, आपकी जो एनआईसी हो गई, एनआईसी पोर्ट हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया? एनआईसी पोर्ट हो गया नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के लिए, ठीक है। और भी अदर जितने भी आपकी डिवाइसेस होती है उनको कनेक्ट करने के लिए, प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए सब कुछ यहाँ पे क्या होता है? अलग अलग पोर्ट दिए होते हैं जो क्या होते हैं? मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं। तो प्रोसेसर को दूसरे हार्डवेयर से जोड़ने के लिए कौन सा यूज में आता है हमारे पास? मदरबोर्ड, ठीक है। आगे चलिए अगला क्या है आपका 39 व्हाट इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर विच कैलकुलेट्स एंड प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में क्या माना जाता है जो सूचना की गणना और प्रसंस्करण करता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका 39। रैम, हार्ड ड्राइव, मदरबोर्ड और सीपीयू। क्या है इसका आंसर? मस्तिष्क के रूप में, हार्ड के रूप में क्या जाना जाता है? सीपीयू। तो राइट आंसर क्या है आपका? सीपीयू। क्या आगे चलें? अगला क्वेश्चन है आपका 40 which part interprets program instructions and initiates control operations। कौन सा भाग प्रोग्राम निर्देशों की व्याख्या करता है और नियंत्रण संचालन शुरू करता है? क्या है? कंट्रोल यूनिट, इनपुट, स्टोरेज और लॉजिकल यूनिट। क्या होगा आपका आंसर? क्या है वो? कंट्रोल यूनिट, सी। किसका भाग होता है? सीपीयू का। तीनों भाग बता दी सीयू के सामने, एलयू, रजिस्टर सेट और क्लॉक, ठीक है। ये आपके क्या है? सीपीयू के भाग है। सीयू क्या करता है? कंट्रोल यूनिट। ये आपके क्या करता है? सिग्नल जनरेट करती है, ठीक है। कौन सा कार्य कब करना है उसके लिए सिग्नल जनरेशन का कार्य करती है। अगला 41 in a computer system what determines the type of processor and RAM required for the motherboard। सिस्टम में मदरबोर्ड के लिए आवश्यक प्रोसेसर और रैम का प्रकार किससे निर्धारित होता है? किससे होता है? कीबोर्ड एंड माउस से, हार्ड डिस्क से, चिपसेट से या यूएसबी पोर्ट से। बताइए इसका आंसर क्या होगा? आपका जो चिपसेट होता है जो मदरबोर्ड पे इंस्टॉल्ड होता है, ये सॉकेट पे लगाया जाता है, उसी से आपका आवश्यक प्रोसेसर और रैम का प्रकार किससे निर्धारित होता है। जितना आपका चिपसेट होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी रैम और आपका प्रोसेसर रहने वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। चलिए इसके आगे अगला क्वेश्चन है 42 डाटा कैन बी स्टोर्ड, रिट्राइव्ड एंड अपडेटेड इन क्लाउड। इसके तरीके से OLTP, SMTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सब क्या है? प्रोटोकॉल से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा होने वाला है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर कौन सा होगा हमारा यहाँ पे? राइट आंसर हमारा OLTP, ठीक है। कैन बी स्टोर्ड, रिट्राइव एंड अपडेट। चलिए इसके आगे अगला है हमारा ट्रांसफर्स डाटा बिटवीन अ डिवाइस एंड मेन मेमोरी विदाउट इंटरप्टिंग द प्रोसेसर। एक उपकरण और मुख्य स्मृति के बीच में, एक उपकरण और मुख्य मेमोरी
के बीच में डाटा का विनिमय बिना प्रोसेसर को बीच में लाए करता है। मतलब बिना प्रोसेसर को बीच में लाए हमें क्या करना है, डाटा को एक्सेस करना है, ठीक है, एक उपकरण और मुख्य स्मृति के बीच में। तो कौन सा हमारा रैम, सीपीयू, डीएमए और पीरोम, कौन सा हमारा डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। क्या है ये हमारा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। राइट आंसर क्या है आपका सी। चलिए अगला, which of the following is not a property of reduced instruction set? RISC, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में RISC और CISC आपके जो प्रोसेसर होते हैं उनकी फुल फॉर्म भी बताई थी, कौन सा क्या होता है उसमें, ठीक है, वो बताया था मैंने आपको। बताइए का गुण नहीं, कौन सा गुण नहीं? हार्डवायर्ड कंट्रोल, रिलेटिवली शॉर्ट एड्रेसिंग मोड, memory access is limited to load and store, variable length instruction format। क्या आंसर आने वाला आपका वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ठीक है, ये इसका वैध गुण नहीं है। अगला चलिए, अच्छा मिलान का क्वेश्चन भी आया हुआ है आपके, ठीक है, मिलान कीजिए। कुछ यूनिट्स दी हुई है, ये आपकी क्या है, डिवाइसेस और पार्ट्स हैं इसके। इनपुट यूनिट बताइए, इनमें से इनपुट यूनिट का कार्य कौन सा करेगा? इनपुट यूनिट की बात की जाए तो आपकी इनपुट यूनिट पे कौन सा आएगा? डिवाइस की बात की जाए तो ये आ गया आपका कौन सा? स्कैनर। इनपुट यूनिट पे अगर बात करूं तो आउटपुट यूनिट की बात करें तो आउटपुट यूनिट पे आपका कौन सा वर्क करेगा? आपका आउटपुट यूनिट, आपका जो प्रिंटर होते हैं वो क्या देते हैं आपको? आउटपुट। तो उनमें से प्रिंटर कौन सा हमारा? डिजिटल प्रिंटर। इम्पैक्ट है, नॉन इम्पैक्ट है, ये आप पता कीजिए। प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट की अगर बात करूं तो प्रोसेसिंग में हमारे पास क्या कार्य करता है? ALU हमारा ऑटोमेटिक लॉजिकल यूनिट और हमारी CPU कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो देख लीजिए, पहले में क्या है आपका? दो सुराख, पहले में दो हमारे पास यहाँ पे है। सेकंड में आपका, सेकंड में कौन सा है? थर्ड। तो सेकंड में थर्ड हमारे पास इसमें और इसमें, तो ये तो हमारे है नहीं। बात करें इसकी तो आपका राइट आंसर कौन सा हो गया? ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें, which of the following units presents data to end users? एंड यूजर को आपका डाटा जो प्रेजेंट किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी यूनिट अंत प्रयोक्ता एंड यूजर को डाटा प्रस्तुत करती है? कौन सी यूनिट करती है? इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और स्टोरेज यूनिट। बताइए कौन सी यूनिट करती है? जो हमारे आउटपुट आता है हमारा, वो आउटपुट यूनिट आपको डाटा, जो अंत यूजर होता है एंड यूजर को डाटा प्रोवाइड करवाता है, कौन सा? आउटपुट यूनिट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा 47 डैश इज अ CPU रजिस्टर which is used to store the address of the next instruction during program execution। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका, ठीक है, पहले दूसरे तरीके से आया था, अब दूसरे तरीके से पूछा हुआ है। एक्यूमुलेटर होता है, ठीक है, इंडेक्स रजिस्टर होता है, PC होता है प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी डाटा रजिस्टर। तो कौन सा होता है जो नेक्स्ट एड्रेस को होल्ड करके रखने का कार्य करता है? वो होता है हमारा प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, ठीक है। अगला चलिए, अगला कौन सा हमारा? which of the following options performs all the arithmetic and logical operations and or not इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सभी अंकगणितीय और तार्किक प्रचलन एंड और नॉट करता है? कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, कंपाइलर और ट्रांसलेट। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला आपका? 48 कौन सा है हमारा? जितने में हमारे अरिथमेटिक और हमारा जो ALU है, इस साइड सॉरी, जो आपकी अरिथमेटिक और लॉजिकल जितने भी यूनिट्स होती है उनको परफॉर्म करने का कार्य करता है। लॉजिकल में आपको कौन से हो गए? एंड और नॉट। तो राइट आंसर कौन सा हो गया आपका? बी। अगला, अगला आपका 49 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। The purpose of using intermediate code in the compiler is, कंपाइलर में इंटरमीडिएट कोड का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? सिंप्लीफाइंग पासिंग एंड स्टैटिकल एनालिसिस, यानी पासिंग और सिमेटिक एनालिसिस को सिंपल बनाना,
इम्प्रूविंग एरर रिकवरी एंड एरर रिपोर्टिंग, एरर रिकवरी और एरर रिपोर्टिंग को इम्प्रूव करना। इंक्रीजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजर्स इन अदर कंपाइलर्स, यानी अन्य कंपाइलरों में मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजर का उपयोग करने की संभावना बढ़ाना। इंप्रूविंग रजिस्टर एलोकेशन, रजिस्टर की एलोकेशन को इंप्रूव करना। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? अन्य कंपाइलरों में मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजर का उपयोग करने की संभावना बढ़ाना। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? इसका सी राइट आंसर। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। द साइज ऑफ द वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द की। वर्चुअल मेमोरी की साइज के साइज पर निर्भर करती है, इसकी की साइज पर निर्भर करती है। ठीक है, डाटा बस, एड्रेस बस, मेन मेमोरी और नन ऑफ दीज। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर कौन सा है इसका? एड्रेस बस। एड्रेस बस की साइज पर निर्भर करती है वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका राइट आंसर। ये आपके क्या हो गया? आपके 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए आज के। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको मेमोरी बता दी सारी सारी कौन सी होती है। ठीक है, ये आपके आज कंप्यूटर आर्किटेक्चर के एप्लीकेशंस मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट करा दिए हैं। कल मिलते हैं हमारे नए टॉपिक के साथ में। नए टॉपिक के बताते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में आपके अलग से लेकर आऊंगा। ठीक है, और आपको क्लासेस अगर हमारी यूट्यूब पे अच्छी लग रही है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपकी कल की नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में।